हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरा एटेक। कैसे हैं आप सभी? आज हम अपने एटमॉस्फेयर की जो जर्नी है उसके हम जो आगे की टॉपिक है उसको समझेंगे। आज हम वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम जो है आपको बताना चाहेंगे कि हमारा विरायत टेक जो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे कोर्सेज लेकर के आया है फॉर ऑल बोर्ड्स, और यहाँ के जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं ये आपको इन कोर्सेज को पढ़ाएंगे। तो आप जो है इस मिनिमम प्राइस में इस कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, तो प्लीज अवेल करें और हमारे साथ अपनी एजुकेशन की जर्नी में साथ है। ठीक है, तो चलिए आज की टॉपिक हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये है बेटा वेदर एंड क्लाइमेट। क्या है? वेदर एंड क्लाइमेट। तो हम समझते हैं कि वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है। देखिए, वेदर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदर? वेदर का मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होते हैं, एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होते हैं, जब इनमें डे टू डे, आवर टू आवर, प्लेस टू प्लेस जो चेंजेस होते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो डे टू डे, आवर टू आवर और प्लेस टू प्लेस जो चेंजेस होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? वेदर कहते हैं। ठीक है ना? जैसे अगर मैं एग्जांपल देके बोलूं कि जैसे मान लो कि आज मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग में मान लो धूप निकला है, सनसाइन है, लेकिन दोपहर आते आते रेनफॉल हो जाए, बारिश होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर शाम आते आते फिर से जो है आपको सनसाइन दिखेगा। या फिर कभी देखते हैं कि एकदम मौसम काम है, एकदम शांत है, फिर अचानक से बहुत तेज विंड चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सारी चेंजेस होते हैं, ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंजेस हो रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। आई मेरी बात समझ में कि वेदर का मतलब क्या होता है? अब देखिए, ये वेदर जो होता है ना, इन्फ्लुएंस करता है जो हमारे शॉर्ट टर्म डेली एक्टिविटीज होते हैं। जैसे जो हमारे क्लोथ्स हो गए, अटायर चॉइसेस हो गए, जो हमारी मूड होती है, कैसे हम आप बाहर जाना है या नहीं जाना। मान लीजिए आप पिकनिक की प्लानिंग कर रहे हैं और अचानक से क्या होने लगे, बारिश होना स्टार्ट हो जाए, ये डिपेंड करता है। ये क्या करता है? ये इन्फ्लुएंस करता है जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी होती है। इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होते हैं ना, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होते हैं, ये हमारे मूड को चेयरफुल भी बनाते हैं और समटाइम इरिटेबल भी बनाते हैं। कैसे? ये डिपेंड करता है कि हमारा मूड चेयरफुल कब होगा और इरिटेबल कब होगा। ये डिपेंड करता है कि वेदर कंडीशन कैसा है। समटाइम ह्यूमिडिटी जब बहुत ज्यादा होने लगती है, गर्मी बहुत ज्यादा होने लगता है, तो हमें इरिटेशन होने लगता है। ठीक है। समटाइम जब बारिश बहुत अच्छी होती है, मौसम मान लो कि बहुत ज्यादा गर्मी है और बारिश हो गई, बहुत अच्छी बारिश हो गई, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, हम चिल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग पकौड़े चाय वगैरह बनाना खाना स्टार्ट करते हैं, खाते हैं, तो हम इंजॉय भी करते हैं। तो ये जो है मूड को भी क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो दिस इज कॉल्ड वेदर। तो वेदर क्या है बेटा? ये वेदर जो है एक शॉर्ट टर्म फेनोमेना है। शॉर्ट टर्म फेनोमेना है जो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, आवर टू आवर एंड प्लेस टू प्लेस। ओके। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट इज टोटली डिफरेंट। क्लाइमेट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वेदर। हाउ? देखिए, जो क्लाइमेट होता है ना, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन एंड ओवरऑल वेरिएशंस ओवर अ लार्ज रीजन गैदर्ड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। कहने का मतलब क्या है कि जो क्लाइमेट हम किसको बोलते हैं? जब हम लार्ज एरिया का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, सॉरी, या फिर हम बोल सकते हैं कि लार्ज एरिया का जो वेदर, जो वेदर की स्टडी करते हैं हम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसका जो एवरेज कंडीशंस होता है जब उसको हम फाइंड आउट करते हैं, उसमें जितने भी वेरिएशंस होते हैं, जब हम उसके एवरेज को फाइंड आउट करते हैं और उसी के बेसिस पे हम बताते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। अरे मेरी बात समझ में ना? तो क्लाइमेट क्या होता है कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस, जिसमें हम वेदर को बहुत लॉन्ग टर्म तक स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद जो है हम एवरेज निकालते हैं, और वही एवरेज जो होता है वो एवरेज हमारा एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करिएगा। ओके। तो वेदर इज, सॉरी, क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म स्टडी ऑफ वेदर।
ओके। हम कब कितने मतलब अप्रोक्स हम क्या करते हैं, 2 to 3 डिकेड्स की स्टडी करते हैं वेदर की, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, बेस्ड ऑन स्टैटिकल डाटा कलेक्टेड ओवर द 30 years और मोर, प्रोवाइड्स a stable baseline अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल एंड environmental प्रोब्लम। देखो, जब हम वेदर की बात करते रहते हैं तो वेदर हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। लेकिन क्लाइमेट की जब बात करते हैं ना, क्लाइमेट जो है ये स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि हम वेदर के एवरेज वेरिएशंस को बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। इसीलिए क्लाइमेट जो है वो स्टेबल होता है, लेकिन वेदर जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है। वहाँ इन्वायरमेंटल या फिर जो इकोलॉजिकल पैटर्न होंगे वो क्या होंगे, आपको सिमिलर दिखाई देंगे। ठीक है ना, जिस भी एरिया की हम क्लाइमेट की बात करें। समझ में आया? अगर हम बात करें, इट डिटरमाइंस ऑल्सो द ग्लोबल एग्रीकल्चरल जोन, नेचुरल वेजिटेशन ग्रोथ एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्ट्रक्चर। हम वहाँ के क्लाइमेट के बेसिस पे ये भी डिसाइड कर पाते हैं कि वहाँ पे प्लांट किस तरीके के मिलते होंगे, वहाँ के जो ह्यूमन सेटलमेंट्स वो किस तरीके से हैं। ठीक है ना, वो किस टाइप की बिल्डिंग्स वहाँ पे लोग बनाते हैं, किस तरीके का फूड वहाँ पे लोग कंज्यूम करते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। बात समझ में आ रही है ना? सो क्लाइमेट बहुत सारी चीजों को डिसाइड करने में हेल्प करता है, और क्लाइमेट के थ्रू हम बता सकते हैं कि कहाँ पे जो पीपल्स हैं वो किस तरीके के अटायर्स पहनते होंगे, किस तरीके के फूड कंज्यूम करते होंगे, किस टाइप का प्लांट्स वहाँ पे मिलता है, किस तरीके के नेचुरल वेजिटेशन जो है वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब हमें ये समझना है कि ये जो वेदर है या फिर जो क्लाइमेट है, ये सारी चीजों में जो चेंजेस आता है, या फिर क्यों हमें वेदर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द वेदर एंड क्लाइमेट, हमें ये समझना है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? चलिए एक एक करके समझते हैं। ऐसे हम देखेंगे तो हम लोग टोटल 5 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में पढ़ेंगे, या फिर फैक्टर्स ऑफ वेदर के बारे में, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर में वेरिएशंस की वजह से क्या होता है, वेदर एंड क्लाइमेट में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जहां पे ज्यादा इंसोलेशन होगा, इंसोलेशन का मतलब क्या होगा, इंसोलेशन मीन्स द इनकमिंग सोलर रेडिएशन फ्रॉम सन इंटरसेप्टेड बाय अर्थ सन। जो ऊपर से अर्थ से जो सोलर रेज आते हैं और जो अर्थ क्रस्ट के पास जो पहुंचते हैं, जो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इंसोलेशन कहते हैं। तो जहां पे इंसोलेशन ज्यादा होगा वहां पे टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो जैसे जैसे अब जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी अलग होंगे, इस वजह से वहां का वेदर भी अलग होगा, और वहां का क्लाइमेट भी क्या होगा, अलग होगा। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान देखो, ये जो हमारा अर्थ है, इस अर्थ पे ये इंसुलेशन जोन है, हीट जोन है। ये हमें पता है, यहाँ पे सन है तो सन से डायरेक्टली सनरेज आते हैं। ये वाला जो रीजन होता है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली सनरेज नहीं आते हैं, स्लैंटली आते हैं, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। और पोल्स के पास तो बहुत ही मुश्किल से सनरेज पहुंच पाते हैं, बहुत कम सनरेज पहुंचते हैं, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर और भी ज्यादा कम होता है। इस वजह से क्या होगा कि इस एरिया में टाइम क्लाइमेट की बात करें, इस एरिया के क्लाइमेट की बात करें और इस एरिया के क्लाइमेट की बात करें, यहाँ पे आपको चेंजेस दिखाई देंगे। ठीक है ना? अगर हम वेदर की बात करें तो वो भी चेंज होता है। ठीक है ना? तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के बेसिस पे कि जैसा कहाँ पे इंसुलेशन कैसा है, उसके बेसिस पे वहां पे वहां के वेदर और वहां के क्लाइमेट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है? जैसे लैटिट्यूडनल वेरिएशन, इंसोलेशन डिक्रीज प्रोग्रेसिव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। हमें पता है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, इंसोलेशन जो है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सनरेज जो है, सनरेज डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आते हैं, स्लैंटली आते हैं, और इस वजह से जो है टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता रहता है, रिड्यूस होता चला जाता है। ठीक है? अब टेम्परेचर जो क्रिएट्स डिस्टिंक्ट क्लाइमेटिक जोन्स इंक्लूडिंग द टॉर्रिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्री जोन। अब इसी इंसोलेशन की वजह से क्या होता है कि अलग अलग जोन्स क्रिएट होते हैं। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड जोन मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा, टेम्परेट जोन मतलब यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम, और फ्री जोन मतलब बिल्कुल ही टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा कम, माइनस में टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है ना? डायरेक्ट सनलाइट डिलीवर्स हाई सोलर एनर्जी एट द इक्वेटर, while slanting spread energy thinner near the poles। क्या बोल रहे हैं कि क्या होता है, डायरेक्ट एनर्जी आने की वजह से, डायरेक्ट सनरेज आने की वजह से इक्वेटर के पास टेम्परेचर ज्यादा होता है, और स्लैंट रेज आने की वजह से जो पोल्स होते हैं उधर की तरफ में टेम्परेचर कम होता है। नेक्स्ट है इवापोरेशन, या फिर बोल सकते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है ना?
ह्यूमिडिटी की वजह से भी हमें क्लाइमेट और वेदर के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पहले समझते हैं कि ह्यूमिडिटी होता क्या है। देखो, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर वेपर की प्रेजेंस एयर। जितना ज्यादा एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होगा, वहां की ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा होगी। अब देखो, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ह्यूमिडिटी कम होता है। क्यों? क्योंकि एयर क्या होता है, ड्राई होता है। एयर ड्राई है मतलब वाटर वेपर इसमें बहुत कम है, और इस वजह से क्या होती है, ह्यूमिडिटी भी कम होती है। बात समझ में आ रहा है ना? देखिए, जैसे रेनफॉल होता है, बारिश आती है, मानसून टाइम आता है, तो एयर में वाटर जो है, वाटर वेपर की प्रेजेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसीलिए रेनी टाइम में क्या होता है, ह्यूमिडिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। अरे मेरी बात समझिए, तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो गया, कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। अब जितना ज्यादा एयर ड्राई होता है ना, ड्राई एयर, जितना ज्यादा ड्राई एयर होगा, उसकी वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अरे मेरी बात समझ में ना, क्लियर है? देखिए, when water evaporates from terrestrial land masses and open water bodies, it converts into water vapor in the air। ठीक है? और ये वाटर वेपर जो है, फिर क्या होता है, जो एयर होता है, इस एयर के साथ जो है, एयर जो है इन वाटर वेपर्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से हमें ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। ठीक है? refers directly to the presence of concentration of water vapor in the atmosphere। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ, कि the presence and concentration of water vapor in the atmosphere। जितना ज्यादा वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा, इट मीन्स एयर में प्रेजेंट होगा, उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी। एज एयर टेम्परेचर rises, its physical capacity to absorb the whole water vapor varies proportion। मैंने बोला है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो एयर की ड्राइनेस बढ़ेगी, और एयर की ड्राइनेस बढ़ती है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ड्राई एयर जो है वो ज्यादा मॉइस्चर को कैप्चर करेगा, ज्यादा वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए क्या होता है, कि जब रेनी सीजन आता है, तो जो ड्राई विंड्स इंडिया में एंटर करती है, अपने साथ बहुत सारे वाटर वेपर को लेकर के आती है, और इस वजह से इंडिया में बारिश हो जाती है। अरे मेरी बात समझ में, ये सारी चीजें हम जब मानसून पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। समझ में आया ना? अब इस ह्यूमिडिटी का इम्पैक्ट जो है ना, हमारे ऊपर भी पड़ता है। जैसे हाई ह्यूमिडिटी लेवल डायरेक्टली इम्पैक्ट ह्यूमन थर्मल कंफर्ट एंड इवेपोरेशन डायनामिक्स इन एवरीडे लाइफ। ह्यूमिडिटी का इम्पैक्ट हमारे एवरीडे लाइफ पे पड़ता है। कैसे? जैसे क्या होता है, जब हमें पता है कि गर्मी होता है तो स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग जब होता है तो स्वेटिंग ड्राई भी हो जाता है। कब ड्राई होगा? जब हमें पता है कि एयर के अंदर ड्राइनेस होती है। लेकिन अगर एयर ड्राई नहीं होगा, अगर ह्यूमिडिटी प्रेजेंस रहेगी एयर में, तो अगर ह्यूमिडिटी प्रेजेंस रहने की वजह से क्या होता है, कि जब स्वेटिंग वगैरह होती है, तो स्वेटिंग जल्दी से ड्राई नहीं होती, सूखती नहीं, और इवोपोरेट नहीं करती, और इस वजह से क्या होता है, इरिटेशन होता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, गुस्सा आता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये समस्या जो है, ये ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। ठीक है ना? क्या करता है, कि इवोपोरेशन जो रेट होता है, जो हमारे मॉइस्चर, हमारे मतलब जो हमारे बॉडी से जो स्वेटिंग होती है, उसका जो इवोपोरेशन रेट होता है, उसको डिक्रीज कर देता है। हाई मॉइस्चर saturation slows down the evaporation rate of precipitation of from the human skin। क्या होता है, जब एयर में मॉइस्चर की प्रेजेंस ज्यादा होगी, तो जो हमारा स्वेट है, जो हमारी स्वेटिंग है, वो जो है उसका जो बोल सकते हैं इवोपोरेशन का जो स्पीड होगा, वो क्या हो जाएगा, स्लो। ठीक है? इसके अलावा ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, कि बारिश के दिनों में कपड़े भी नहीं सूखते, ड्राई नहीं होते, जल्दी कपड़ा नहीं सूखता। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, कि जब ड्राई एयर होते हैं ना, तो जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है क्लोथ के अंदर, वो मॉइस्चर को वो लोग क्या करते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जब ड्राई एयर नहीं रहेगा, एयर में ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस रहेगी, जिससे क्या होता है, कि जो क्लोथ के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो मॉइस्चर होता है, ये इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से क्या होता है, कि क्लोथ्स वगैरह जो होते हैं बारिश के दिनों में जल्दी नहीं सूखते। बात समझ में आ रहा है ना? समटाइम्स इस ह्यूमिडिटी की वजह से कभी बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है, स्टिकी गर्मी। जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं ना, उनको पता होगा कि जैसे बारिश वगैरह का मौसम होता है और ह्यूमिडिटी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एकदम चिपचिपा सा शरीर, बहुत चिपचिपा सा फील होने लगता है, अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सारी चीजें जो होती है, ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द। तो इस तरीके से ह्यूमिडिटी जो है इम्पैक्ट डालता है इसके ऊपर, क्लाइमेट एंड। बात समझ में आया? तो क्लियर है? नेक्स्ट है
कंडेंसेशन या फिर रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होगा? प्रेसिपिटेशन का मतलब है बारिश। अब ये प्रेसिपिटेशन मैनी फॉर्म्स में होते हैं, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में होते हैं। तो प्रेसिपिटेशन आप लोगों ने हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल्स होता है इसके बारे में पढ़ा होगा कि पहले इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, और फिर जो होता है क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। और ये प्रेसिपिटेशन होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द, जब ऊपर में जो क्लाउड्स हैं जब ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाते हैं, ग्रेविटी क्या करता है, इनको खींच करके नीचे लेकर के आता है, और इस ग्रेविटी की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है बेटा? प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। प्रेसिपिटेशन बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है ना? तो precipitation occurs when air masses become saturated with water vapor, causing moisture to condense and fall downward under gravity. प्रेसिपिटेशन कब होता है? प्रेसिपिटेशन कब होगा? जब ऑकर्स व्हेन एयर मासेस बिकम सैचुरेटेड, जो एयर मास है, ठीक है ना, ये सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब इनमें जितना इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है पूरी तरीके से फुल फुल हो जाएगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पूरी तरीके से फुल हो जाएगी। अब ये वाटर को होल्ड करके नहीं रख पाएंगे। तब क्या होता है कि ग्रेविटी की वजह से जो है क्या होती है बेटा? बारिश होना जो है स्टार्ट हो जाता है। और ये जो वाटर वेपर जो कंडेंस होके जो है लिक्विड के फॉर्म में हो गया है, ये क्या होता है धीरे धीरे, और धीरे मतलब बारिश के फॉर्म में जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब ये प्रेसिपिटेशन बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, जैसे ड्रिजल। ड्रिजल क्या होता है? समटाइम्स देखो इस तरीके से बारिश होती है जिसे हम बोलते हैं ना, स्प्रे करते हैं एकदम फुहारों की तरह, एकदम पतली सी बारिश से भीगते नहीं, लेकिन बहुत हल्की सी बारिश होती है, इसको ड्रिजल कहते हैं। एक होता है लिक्विड रेन जिसको हम रेनफॉल कहते हैं, ठीक है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। फिर स्नो क्रिस्टल्स के फॉर्म में क्या होता है? बारिश होती है, देखते हो ना, स्नो क्रिस्टल्स के फॉर्म में, जो जो स्नोफॉल बोलते हैं हम लोग। ये भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। स्लीट्स, स्लीट का मतलब क्या होता है? जब वाटर के साथ साथ क्या होने लगे, जो स्नो है, ये भी जब दोनों मतलब पूछ सकते हो कि वाटर प्लस बर्फ, आइस, जो हेल स्टोन्स होते हैं या फिर जो देखते हैं ना छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, जब ये दोनों एक साथ में जब आते हैं बारिश के साथ साथ तो उसको हम स्लीट बोलते हैं। और समटाइम्स हमें हेल स्टोन्स ऐसे ही दिखाई देते हैं, सिर्फ हेल स्टोन्स की बारिश होती है। तो ये सारे फॉर्म्स हैं प्रेसिपिटेशन के, जहाँ पे हमें अलग अलग फॉर्म्स में प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलते हैं। अब ये सारी चीजें क्या होती है, जो प्रेसिपिटेशन होता है, ये इन्फ्लुएंस्ड हेavily बाय प्रिवेलिंग ग्लोबल विंड्स, माउंटेन बैरियर्स एंड सीजनल चेंजेस। ये प्रेसिपिटेशन हमेशा चेंज होते रहता है, और चेंज होने के बहुत सारे कारण। क्या क्या कारण? एक तो विंड्स, दूसरा माउंटेन्स है, और माउंटेन बैरियर्स। जैसे क्या होता है कि जब मानसून विंड जाता है तो हिमालय रोक लेता है मानसून विंड्स को, और दूसरे से उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो माउंटेन बैरियर्स होते हैं। सीजनल चेंजेस, कुछ सीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है, कुछ सीजन में बहुत ज्यादा कम बारिश होती है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ तक क्लियर है तो एक बार प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को। ओके, आगे बढ़ते हैं। Rain is the primary liquid from precipitation and most critical component of terrestrial hydrological cycle. Rain किसको बोलते हैं? रेन, रेन का मतलब क्या होता है? जब प्रेसिपिटेशन वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? रेन कहते हैं। इस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर द रिचार्ज ऑफ सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड एक्विफायर्स एंड वाटर टेबल्स। जो अंडरग्राउंड, जैसे हम लोग बात करें पॉन्ड की बात कर ले, ठीक है ना, इसके अलावा हम लोग रिवर्स की बात करें, या फिर बारिश की वजह से क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर होती है ये सारी चीजें रिफिल होती है। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोअर्स एनवायरमेंटल टेम्परेचर, हमें पता है कि जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो बारिश हो जाए तो क्या होता है, एकदम मौसम ठंडा हो जाता है, तो टेम्परेचर को क्या कर देता है? स्लो डाउन कर देता है, डिक्रीज कर देता है। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन समटाइम्स ये क्या करता है? ड्रॉट कंडीशंस या फिर फ्लड कंडीशंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? मान लो बारिश बहुत कम हो गई तो सुखा जाएगा, बारिश बहुत ज्यादा आ गई तो क्या होगा? बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से प्रेसिपिटेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द चेंजेस इन वेदर एंड। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फिजिकल फोर्स exerted by the weight of air column resting upon the earth surface। अर्थ सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है,
जो भी ये फोर्स लगाते हैं उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। बात समझ में आया ना? ने क्या बोला कि अर्थ एटमॉस्फेयर में जो एयर की प्रेजेंस है, जब ये एयर प्रेजेंस, जब वो फोर्स लगाते हैं किसके ऊपर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर, इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द एयर प्रेशर इज अ फिजिकल फोर्स exerted बाय द वेट ऑफ द एयर कॉलम रेस्टिंग अपॉन द अर्थ सरफेस। अब ये जो वेरिएशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ये हमें वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा। समटाइम्स कहीं कहीं पे एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, कहीं पे एयर प्रेशर बहुत कम होता है। जैसे आप लोगों ने माउंटेनियस एरिया में देखा है कि वहाँ पे एयर प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है ना? अगर हम प्लेन एरिया की बात करें तो वहाँ पे एयर प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन इस एयर प्रेशर की वजह से क्या होता है ना, विंड्स, ये एयर प्रेशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द ब्लोइंग ऑफ विंड्स। विंड्स के ब्लो करने के लिए ये जो है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? देखो, विंड जो है हमेशा, एयर जो है हमेशा ब्लो करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्या होता है कि लो प्रेशर कैसे जनरेट होता है और हाई प्रेशर कैसे जनरेट होता है, इसको समझना। जैसे देखो, अगर हम बात करें कि ये मान लेते हैं सरफेस, ये सरफेस है, तो मान लो कि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो सरफेस के पास जो विंड्स है, इनका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और ये डेंसिटी कम होने की वजह से हल्की हो जाएगी, और हल्की होकर क्या होंगी, ये ऊपर की तरफ उठेगी। मतलब ये जैसे क्या करेंगे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देंगे। आपको पता है कि वार्म एयर जो होती है क्या होती है, जैसे ही गर्म होती है और वार्म एयर हल्की होती है, और हल्की होने की वजह से ये ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है। जब ये ऊपर उठेगी तो यहाँ पे एयर डेंसिटी कम होगा, और एयर डेंसिटी कम होने की वजह से यहाँ जो प्रेशर बनेगा वो बनेगा लो प्रेशर। क्या बनेगा? लो प्रेशर। ठीक है। अब हाई प्रेशर कैसे बनता है, ये चीज़। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, या फिर जहां पर टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर कम होगा, तो वहां पे जो विंड्स है, विंड विंड जो है विंड्स है, विंड्स की डेंसिटी वहां पे क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो विंड्स की अवेलेबिलिटी वहां पे ज्यादा होगी। तो जब विंड ज्यादा होगा तो वहां पे प्रेशर भी जो क्रिएट होगा वो भी ज्यादा होगा, इसी वजह से वहां पे बनता है हाई प्रेशर। बात समझ में आया? अब क्या होगा कि जैसे देखो, अब ये विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे कैसे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कैसे ब्लो करती है। अब जैसे लो प्रेशर है, तो विंड यहाँ से ब्लो करके ऊपर की तरफ उठ गए, तो ऊपर की तरफ उठ गए तो यहाँ पे एरिया ब्लैंक हो गया, और यहाँ पे एयर डेंसिटी ज्यादा है। तब इसको फिल करने के लिए क्या होता है, यहाँ से एयर जो है मूव करना स्टार्ट करती है इस डायरेक्शन में, और इसी वजह से क्या देखने को मिलता है हमें, ब्लोइंग ऑफ, ब्लोइंग ऑफ। तो इस तरीके से विंड जो है वो ब्लो करता है। आ रही मेरी बात समझे? ठीक है। सो विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर कहाँ पे होगा, जहाँ पे रीजन कोल्ड होगा, कोल्ड रीजन होने की वजह से वहाँ पे एयर डेंसिटी ज्यादा होती है, और एयर डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर हाई होता है। और लो प्रेशर कहाँ पे होगा, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहाँ एयर डेंसिटी कम होगी, और एयर डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होता है, विंड्स ऊपर की तरफ उड़ जाती है, और वहाँ पे प्रेशर कम बनता है, इसीलिए उसको हम लो प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। तो लो प्रेशर जो, हाई टेम्परेचर heats up air causing it to extend and rise associated with the cloudy skies, rising currents and wind flow। देखो, जहाँ पे लो प्रेशर होता है ना, वहां पे आपको वेदर कंडीशंस बहुत सारे अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे क्लाउडी स्काई होगा, ठीक है, यहाँ पे करेंट्स जो है, राइजिंग करेंट्स कहने का मतलब क्या है, जैसे हम बात करें जो एयर करंट्स होते हैं, ये जो है ये बढ़ जाते हैं, ब्लो करना स्टार्ट करते हैं। वेट वेदर, बारिश होती है, बहुत सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है, जो लो प्रेशर जोन्स होते हैं वहां पे होते हैं। मतलब समझ में आया? तो लेकिन जो हाई प्रेशर जोन्स होते हैं ना, जो हाई प्रेशर जोन्स होते हैं, वहां पे जो कंडीशंस होता है वेदर की या फिर क्लाइमेट की, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे अगर देख लो, अगर हम इक्वेटोरियल रीजन की बात करें, तो इक्वेटोरियल रीजन में बारिश, कभी भी बारिश होती है, कभी भी धूप निकलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर लो प्रेशर हमेशा बनता रहता है। लेकिन अगर हम बात करें पोल पे, तो पोल पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर। क्यों? क्योंकि वहां पे कोल्ड विंड, कोल्ड विंड है, मतलब वहां पे अगर हम बात करें तो वहां पे हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर होने की वजह से वहां पे ज्यादा जो है विद एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं बन पाते हैं। सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट वहां पे, सिमिलर टाइप्स ऑफ
जो है वेदर कंडीशंस बने रहते हैं, और इस वजह से वहां पे आपको ज्यादा वेरिएशन देखने को। लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो इक्वेटोरियल रीजन या फिर सब इक्वेटोरियल रीजन पे आपको बहुत सारा देखने को मिलता है, और इस वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक जो फेनोमेना है वो बहुत ज्यादा होता है नियर द इक्वेटर, और बोल सकते हो कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। आ रही है मेरी बात समझ क्लियर है? एयर ब्लोज नेचुरली फ्रॉम हाई प्रेशर सेल्स टू लो प्रेशर सेल्स। मैंने क्या बोला कि जैसे ही हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होगा, एयर जो है वो ब्लो करना स्टार्ट कर देगा, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, विंड कहते हैं। जब एयर ब्लो करता है इसी को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। और इस विंड की वजह से क्या होता है कि हमें अलग अलग क्लाइमेटिक या फिर वेदर कंडीशन, समटाइम्स ये विंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, समटाइम्स इसकी विंड की स्पीड बहुत कम होती है। बात समझ में आ रहा है ना? और इसी के बेसिस पे जो है हम क्या करते हैं, अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। तो विंड क्या होता है? द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन रेंजेस फ्रॉम जेंटल ब्रीज मूविंग ड्राई लीव्स टू फियर्स स्ट्रॉन्ग करंट दैट सपोर्ट ट्रीज। देखो, विंड का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विंड का ब्लो करना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विंड ब्लो करना, इस एयर ब्लो करना, इसी को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब एयर ब्लो करता है इसी को हम विंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाई प्रेशर बना और यहाँ पे लो प्रेशर बना, विंड जो है इधर से ऊपर की तरफ मूव करेगी। यहाँ से विंड ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ठंडा होगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, और फिर इधर से विंड जो है इधर की तरफ जाएगा। ये पूरा एक सर्कल जनरेट होता है, इस तरीके से एक फेनोमेना जनरेट होता है। बात समझ में आ रही है ना? और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, विंड। अब ये विंड की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। समटाइम्स बहुत ही जेंटल ब्लो करता है, बहुत ही हल्का विंड ब्लो करता है। समटाइम्स ये विंड की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना? तो ये जेंटल से लेकर के फियर्स स्टॉर्म तक होता है। बात समझ में आ रहा है ना? समटाइम्स इतना इतना स्लो विंड ब्लो है कि सिर्फ पत्तों को क्या करते हैं, जो लीव्स होते हैं इसको ब्लो करके लेके चला जाता है। और समटाइम्स इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि पत्तों के साथ साथ ट्रीज होते हैं उनको भी ब्लो करके लेके चला जाता है। अरे मेरी बात समझ में ना? तो विंड्स जो है वो ब्लो करते रहते हैं, ये डिपेंड करता है टोटली कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर का सिचुएशन किस तरीके से बन रहा है। और इन विंड्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं। जैसे देखो, विंड्स आर ऑफिशियली नेम्ड आफ्टर द जियोग्राफिकल डायरेक्शन फ्रॉम व्हिच दे ओरिजिनेट। एक तो विंड के डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर उसका नेमिंग किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें ट्रेड विंड्स की बात करें, या फिर ईस्टर्ली विंड्स की बात करें, या फिर वेस्टर्ली विंड्स की बात करें, तो ईस्टर्ली विंड कहने का मतलब क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, ईस्ट डायरेक्शन। वेस्टर्ली मीन्स इसका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट डायरेक्शन। इसके डायरेक्शन के बेसिस पे भी इन दोनों का इनका जो है नाम जो है वो रखा जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो फॉर इंस्टेंस विंड ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इट्स कॉल्ड वेस्टर्ली। अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर्ली विंड्स। अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ ब्लो कर रहा है तो उसको बोलेंगे, सॉरी, अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो कर रहा है तो इसको बोलेंगे वेस्टर्ली विंड्स, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ ब्लो कर रहा है तो इसको बोलेंगे हम ईस्टर्ली विंड्स। ठीक है? आ रही मेरी बात समझ में? क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, अगर काम विंड है, देखो विंड भी अलग अलग, इनके बहुत सारे अलग अलग रेंजेस होते हैं, वेलोसिटी की रेंजेस होते हैं। जैसे अगर काम है 0 से 1 किलोमीटर, स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें कंप्लीट एटमॉस्फेरिक कामनेस होती है। स्मोक जो होता है वो राइज वर्टिकली विदाउट हॉरिजॉन्टल व्यू। जैसे आप कुछ जलाते हो ना तो स्मोक जो निकलेगा एकदम सीधा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विंड का स्पीड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है। लाइट ब्रीज, जब विंड का स्पीड 6 से 11 किलोमीटर पर आवर होता है। विंड जेंटली एनफ टू बी फेल्ट ऑन द फेस, लिव्स रसल, लिव्स रस्टल ऑर्डिनरी वेदर्स, ऑर्डिनरी वेदर वेन स्नो। देखो क्या होता है, तो 6 से 11 की स्पीड होती है ना, तो क्या होता है हमारे चेहरों के ऊपर, फेस के ऊपर जो है विंड को हम फील कर पाते हैं। ठीक है? अरे मेरी बात समझ में? इसके आ जाता है स्ट्रॉन्ग ब्रीज 39 to 49 किलो। इसमें क्या होता है, ब्रांचेस जो होते हैं मूव करना बहुत तेजी से स्टार्ट करते हैं, पेड़ जो एकदम ऐसे जैसे हिलना डुलना स्टार्ट कर देता है, बरसात पेड़ जो है वो हिलना डुलना स्टार्ट कर देता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये जो स्पीड होती है ये कब होता है, 39 to 49 किलोमीटर। इसके अलावा इसके बाद आता है स्टॉर्म, और स्टॉर्म जो होता है इसके रेंजेस इससे भी ज्यादा होते हैं, और इसमें क्या होता है पेड़ वगैरह टूट जाते हैं, ब्रेक कट जाते हैं। ठीक है ना? हाँ, गाड़ियाँ आपकी, बहुत सारे लोगों के जो टीन के घर होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो विंड के साथ ब्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो विंड की स्पीड जो है वो अलग अलग होती है, वो वेरी करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये विंड्स जो होते हैं ना ये कुछ लोकल विंड्स भी होते हैं, लोकल विंड्स। और इन्हीं लोकल विंड्स में हम लोग पढ़ेंगे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में। समझते हैं सी ब्रीज क्या होता है, लैंड ब्रीज क्या होता है।
डे टाइम में क्या होता है कि ये मान लेते हैं ये है हमारा लैंड और ये है हमारा सी। अब डे टाइम में क्या होगा, सन निकलता है, सन निकलने की वजह से क्या होता है, जो लैंड होता है ना, ये लैंड क्या करता है कि ये हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वाटर के रिस्पेक्ट में इसकी ज्यादा होगी। और इस वजह से क्या होगा कि लैंड जल्दी से गर्म हो जाएगा, तो असल में वार्म हो जाएगा। और वार्म होने की वजह से क्या होगा, यहाँ की जो एयर है वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म होकर वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देगी। समझ में आ रहा है। अब अगर हम बात करें सी की, तो सी जो है वो वाटर है, और वाटर जो है जल्दी गर्म नहीं होता है। जल्दी गर्म नहीं होगा तो यहाँ की लैंड के रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे विंड होगा वो क्या होगा बेटा, कोल्ड होगा। कोल्ड होगा ना। और इसी वजह से क्या होता है कि लैंड के ऊपर बनता है लो प्रेशर और सी के ऊपर बनता है हाई प्रेशर। और हमें पता है कि जहां पे लो प्रेशर और हाई प्रेशर का फेनोमेना जनरेट होगा, विंड ब्लो जो है स्टार्ट करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इस वजह से सी से जो है विंड ब्लो करना स्टार्ट करेगी किसकी तरफ, लैंड की। बात समझ में है ना। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखो क्या होता है कि डे टाइम की अगर हम बात करें तो लैंड जो होता है उसकी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होगा कि लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और गर्म होने की वजह से यहाँ का जो विंड है या फिर जो एयर है ये भी वार्म हो जाएगा, और वार्म होके ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करेगी। ऊपर की तरफ स्टार्ट करेगा उठना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर होगा। जो सी है, जो सी है, अब सी जो होता है लैंड के रिस्पेक्ट में बहुत स्लोली गर्म होता है, पानी जो है बहुत स्लो गर्म होता है। इस वजह से यहाँ पे जो विंड होगी ना, लैंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी, कोल्ड होगी। तो कोल्ड होने की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर। ठीक है। और विंड जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ से मूव ब्लो करना स्टार्ट करेगी किधर की तरफ, लैंड की तरफ। किधर की तरफ ब्लो करेगी, लैंड की तरफ ब्लो करेगी। और इस वजह से क्या होता है कि ये जो ब्रीज चलता है, ये जो एयर फ्लो करता है, विंड ब्लो ब्लो करता है, इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। क्या बोलते हैं बेटा, सी ब्रीज। ठीक है। और अगर हम बात करें नाइट की, तो नाइट में क्या होगा कि लैंड जितना तेजी से एब्जॉर्ब करता है ना, उतना ही तेजी से हीट को रिलीज भी करता है। और इस वजह से क्या होगा कि लैंड बहुत तेजी से ठंडा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। और वाटर जो है वो जितना स्लो जो है वो गर्म होता है, उतना ही स्लो जो है ये क्या होता है, कोल्ड होता है, ठंडा होता है। और इस वजह से क्या होगा कि वाटर जो है वो क्या होगी, वो वार्म होगी, और जो लैंड होगा वो क्या हो जाएगा, कोल्ड। अब कोल्ड होने की वजह से लैंड के ऊपर बनेगा हाई प्रेशर, और सी के ऊपर बनेगा लो प्रेशर। और फिर विंड जो है ब्लो करना स्टार्ट करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस वजह से क्या होता है कि विंड जो है वो लैंड से सी की तरफ ब्लो करती है, और इसको हम कहते हैं बेटा लैंड ब्रीज। अरे मेरी बात समझ में ना। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज समझ में आया। ओके। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो लोकल विंड्स ब्लो करती है, इस वजह से क्या होता है कि कोस्टल एरिया में टेम्परेचर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, और वहां पे काम वेदर होता है। ना ही ज्यादा हॉट होता है और ना ही ज्यादा कोल्ड होता है। और इसी वजह से देखो कोस्टल एरियाज में लोग रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ना ज्यादा गर्मी होगी और ना ही ज्यादा ठंड होगी। ठीक है ना। दिस लोकल थर्मल एक्सचेंज मॉडरेट कोस्टल टेम्परेचर एंड मेंटेन बैलेंस्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। और इस वजह से क्या होता है, बैलेंस क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं नियर द कोस्टल एरियाज। बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ। तो ये हमने 5 फैक्टर्स पढ़े। पहला हमने पढ़ा टेम्परेचर, दूसरा हमने पढ़ा ह्यूमिडिटी, तीसरा हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चौथा हमने पढ़ा प्रेसिपिटेशन, पांचवा हमने पढ़ा बेटा wind। ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं, 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका इम्पैक्ट हमें वेदर और क्लाइमेट पे देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आया। तो आई होप कि आप लोगों को आज जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो प्लीज आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया। मैं फिर से उसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें, क्या इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये भी आप कमेंट करके बताएं। आप अगर वीडियोस देखते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि हम आपकी स्टडी को और ज्यादा बेहतर बना सकें। थैंक यू वेरी मच मेरा एटेक से जुड़ने के लिए। थैंक यू।